शख्सियत ऐसी होती है कि वह परिचय के लिए मोहताज नहीं होती है, और जब कभी मौका जन नेतृत्व का आता है तो उस शख्सियत को खुद ही नहीं प्रयास करना पड़ता है, बल्कि किए हुए कार्य और बनाए हुए समाज में व्यवहार देखकर खुद ही लोग नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक समाज में अपनी अग्रणी भूमिका और विशेष जिम्मेदारी से कार्य निभाने वाले श्री जगदीश दाहिया जी भी हैं। आइए आज हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके पूर्व के द्वारा किए हुए कार्यों को, और आने वाले समय में यदि जनता अपना मत देती है तो भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? दाहिया जी, भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और उसके आपके क्या अनुभव रहे हैं? मेरी सबसे पहली शिक्षा राजा बड़खेरा से स्टार्ट हुई। इसके बाद भेड़ाघाट में मैंने पूर्ण शिक्षा की। उस समय की पढ़ाई इतनी तेज़ और इतनी स्ट्रिक्ट होती थी कि गुरु और शिष्य के बीच एक माँ बाप जैसे संबंध होते थे, जो गलत चलने पर डांट और फटकार के साथ साथ अच्छी शिक्षा, अच्छे विचारों के लिए शिक्षक अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा व्यायाम, घरेलू काम, इस तरह से सारी शिक्षाएं जो गुरुकुल में होती थी, इस प्रकार पहले शिक्षा दी जाती थी। दाहिया जी, आपने राजनीतिक के क्षेत्र को कैसे चुना, कब चुना, और इसमें आज तक आप कितने सफल रहे हैं, और राजनीति को लेकर आपके क्या लक्ष्य रहे हैं? उपाध्याय जी, होता क्या रहा है, पहले अपने क्षेत्र में गांव में सरपंची के चुनाव हुआ करते थे। तो उस समय भेड़ाघाट में एक दुबे परिवार से, जो प्रतिष्ठित परिवार है भेड़ाघाट का, किशोर दुबे के पिताजी, वो सरपंच हुआ करते थे, और यहाँ वो पर्ची का काम बांटने का बच्चों को हम लोगों को दे दिया करते थे। तो उससे वो हमारी एक प्रेरणा राजनीति में पहला कदम था, पर्ची बांटना। इसके बाद हमारे यहाँ उस समय भीष्म साहू जी दो विधायक हुआ करते थे, तो हम उनके लिए पान या चाय की व्यवस्था करते थे। तो धीरे धीरे उनसे लगाव हुआ। फिर बीच में गांव में कुछ समस्याएं आ जाती, जैसे पुल हमारे यहाँ हर साल बह जाता रहा, तो हम लोग लड़के युवक कांग्रेस के मिलके उस समय पुल में श्रमदान किया करते थे। इस तरह से राजनीति में हमारा धीरे धीरे आना प्रारंभ हुआ है। पूर्व में भी पार्टी ने आपको पार्षद की टिकट दी थी, भले ही वह महिला सीट थी, आपके माध्यम से चुनाव को लड़ा गया, आप उसमें विजयी भी हुए। उसी को देखते हुए पुनः इस बार भी मौका ऐसा बना कि आपको पार्टी के द्वारा टिकट दी गई। आपको कितना विश्वास है मतदाताओं के बीच में कि हमको एक बार पुनः वो समर्थन देंगे और नेतृत्व करने का मौका देंगे? पहले भी मतदाताओं ने हमको भारी मतों से विजयश्री दिलाकर भेजा था, और पुनः मैं उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूं। अगर वार्ड क्रमांक 4 के मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं बढ़ चढ़ के वार्ड के विकास के साथ साथ भेड़ाघाट में आने वाले टूरिस्टों के लिए अनेक योजनाएं जो मेरे मन में हैं, शासन से लड़के झगड़ के जैसे भी होगा, भेड़ाघाट के शिल्पियों के लिए, भेड़ाघाट में आने वाले पर्यटकों के लिए, भेड़ाघाट वार्ड क्रमांक 4 के हर घर के लिए आवास योजना से लेके अन्य जो दैनिक चीज। आपने पूर्व में जनप्रतिनिधित्व किया है, चूँकि आप को ही पार्षद के रूप में चुना गया था, आपकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया, उस पर वो विजयी भी हुई। उनके द्वारा कोई ऐसे उल्लेखनीय कार्य कराए होंगे जो आज भी आपको याद हैं, और आने वाले समय में भी
आपका क्या भेड़ाघाट के लिए विजन है? वार्ड क्रमांक 4 में, क्योंकि सबसे ऊंची जगह में बसा हुआ है, तो पानी की बहुत जटिल समस्या थी। एक एक गिलास के लिए वार्डवासी पानी के लिए मोहताज थे। तो सबसे पहले मैंने वार्ड क्रमांक 4 में बोर करवाया। एक वार्ड क्रमांक 4 रेस्ट हाउस नंबर एक के पास, दूसरा वार्ड क्रमांक 4 धुआंधार मार्केट में। ये 2 बोर करवाए थे, जिससे पानी की लाइन ऊपर तक जा सकी और लोगों को पानी मिल सका। इसके बाद मेरी एक और सोच थी कि यहाँ पर एक टंकी बन जाए। कहाँ पर? दीनदयाल पार्क में, क्योंकि भेड़ाघाट में सबसे ज़्यादा ऊंचाई इसी जगह पर थी, और ताकि मेरा वार्ड इससे लगा हुआ है, वो भी ऊंची जगह में है। तो पानी की टंकी भी बनकर तैयार हुई, जिससे मेरे वार्ड के साथ साथ पूरे भेड़ाघाट में एक साफ पानी, स्वच्छ पानी हर घर को मिल सकेगा। और पूर्व में मेरी एक और, जिसको क्या बोलना चाहिए, संवेदनशील या बहुत जटिल समस्या है वार्ड क्रमांक 4 की, कि एक तो गरीब बस्ती है, हरिजन आदिवासियों की बस्ती है, और वहाँ पर हर घर में एक मकान में 4-4, 5-5 सदस्य रहते हैं, जिसमें एक परिवार का भी रहना मुश्किल होता है। तो उनके लिए आवास योजना की भेड़ाघाट में बहुत सख्त ज़रूरत है, और ख़ास करके वार्ड क्रमांक 4 में। इसके साथ भी अभी वाटर सप्लाई के दौरान और ये सीवर प्लांट के दौरान बाढ़ में जो क्षति हुई है, रोड की है, नाली की है, तो इसको उन्हें अच्छे तरीके से नई बनवाने का प्रयास रहेगा। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लोग जिसे चुनते हैं, वक्त बेवक्त यदि कोई समस्या परेशानी आती है तो उसके पास ही जाया करते हैं और मदद मांगते हैं। क्या कभी आपके सामने ऐसे कोई मौके आए जिसमें आपको टाइम बे टाइम उठना पड़ा हो, उनकी मदद करनी पड़ी हो, और वो लोग आपसे संतुष्ट रहे हों? ऐसे मौके तो अनेक बार आते हैं भेड़ाघाट में, क्योंकि भेड़ाघाट में अधिकांश हरिजन आदिवासी और शिल्पी हैं, जो दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। तो कई बार कुछ ऐसी समस्याएं भी उनके सामने आ जाती है कि अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि मैं 2-4-5 हज़ार रुपये का अपना इलाज करा सकूं या कुछ कर सकूं। तो ऐसे मौके भी कभी कभी आ जाते हैं कि वो लोग मेरे पास आते हैं कि भैया ये वाली समस्या आ गई। तो मेरे से भी जितना बनता है, जितनी मेरी गुंजाइश है, उस प्रकार से मैं उनकी मदद करता हूँ, चाहे वो राशन से हो, चाहे पैसे से हो, या चाहे किसी शादी ब्याह में हो। इस तरह से मैं हर समय उनके साथ खड़ा रहता हूँ। कोरोना काल के समय मास्क वितरण के साथ साथ सैनिटाइज़र भी अपने द्वारा करवाया गया। इसके बाद जो किसी को कोई अचानक तबीयत ख़राब हुई तो उनके लिए वाहन, अगर मेरा वाहन उपलब्ध रहा तो मैंने अपने वाहन से उनकी सेवा की, और नहीं रहा तो मैंने पैसे देकर किराए का वाहन उपलब्ध कराया। इसी को देखते हुए वार्डवासियों ने उन्हें मेरे को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में तो वैसे और भी समस्याएं हैं, विकास के बहुत से कार्य अधूरे भी पड़े हैं, तो वहीं लोगों की भी समस्याएं हैं। यदि जनता आपको अपना मत देती है, नेतृत्व की बागडोर सौंपती है, तो सर्वप्रथम आप ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप पूरा कराएंगे? सर्वप्रथम तो मेरी माँ नर्मदा के ऊपर एक सोच है कि माँ नर्मदा में, भेड़ाघाट में जितने भी व्यवसायिक हैं, उसका जो गंदा पानी जाता है तो उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट डाल के उसको डाइवर्ट करके किसी दूसरी जगह मोड़ा जाए, जिससे माँ नर्मदा में भेड़ाघाट क्षेत्र का एक बूंद गंदा पानी भी ना जा सके। सबसे पहले मेरी यही मांग रहेगी। इसके लिए चाहे मुझे आंदोलन क्यों ना करना पड़े, मगर माँ नर्मदा में एक भी गंदा पानी नहीं मिलना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धुआंधार में जाने के रास्ते में कुछ अड़चनें आती हैं टूरिस्ट को, जैसे कि विकलांग हैं, वृद्ध हैं, वो सीढ़ियों से नहीं उतर सकते और धुआंधार देखने से वंचित रह जाते हैं। तो उसके लिए एक
सीढ़ियों के साइड से रोड से लगा हुआ एक पाथवे बनना चाहिए, जो ऊपर मार्केट से लेके धुआंधार मेन स्पॉट तक होना चाहिए। वहाँ तक एक ट्राईसाइकिल जैसी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जिससे यहाँ वृद्ध या विकलांग यहाँ पर बैठे और वहाँ तक जा सकें और आ सकें वो, जिससे वो धुआंधार देखने से वंचित ना रहें। यही मेरी आगे की योजना है। दाहिया जी, अक्सर देखा जाता है हर अच्छे कार्यों में, हर कोई मंजिल में चलने के लिए लोग रुकावटें डालते हैं, विरोध करते हैं, उन्नति को देखकर जलन और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। क्या कभी आपको ऐसे दौर से गुजरना पड़ा, और यदि ऐसे मौके आए भी हैं तो उसको आपने किस प्रकार से अरेंजमेंट किया है? देखिए, विरोध के लिए तो भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने विरोध करने में, फिर तो हम एक तुच्छ नागरिक हैं, इंसान हैं। तो मेरे साथ भी अनेक बार ऐसा मौका आया कि लोगों ने बहुत विरोध किया। जैसा कि पिछले पंचवर्षीय से, क्या कहूँ, इसके आगे से ही उस वार्ड में हमेशा टारगेट बनाया जाता कि तुम्हारा बाड़ी अलग हो जाएगा, तुम्हारे मकान गिर जाएंगे। परंतु मेरे को मज़ा आया उस बात पर कि यार चलो, ये अगर बाढ़ गिरवाने की सोचते हैं तो मैं बाढ़ बनवाने की सोचूं। और मेरा यही लक्ष्य है कि अब उस बाढ़ के लिए हर घर के लिए मकान बनवा के ही रहूँगा। और विरोध तो होता ही रहता है, और ऐसे अनेक विरोध किया मेरे साथ में। जैसा कि भेड़ाघाट में शिल्पियों के लिए सॉफ्ट स्टोन की व्यवस्था कराने के लिए अनेक बार इस पर भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी मैं निरंतर भेड़ाघाट के शिल्पियों के लिए हर दिन शिल्पियों के लिए पत्थर की व्यवस्था के लिए लड़ता रहा और लाता भी रहा, और आज भी ला रहा हूँ और आज भी दे रहा हूँ। तो लोगों का सिर्फ कहना था, विरोध करना था, मगर ला के किसी ने नहीं दिया और ना लाया आज तक, पर विरोध ज़रूर करते रहे। खैर, मैं खुश हूँ उन विरोधियों के ऊपर भी कि चलो मेरे ऊपर ध्यान तो रखते हैं, कम से कम मेरे को याद तो करते हैं वो लोग। मैं उन विरोधियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस काम में विरोध होता है उस काम को करने का एक टेस्ट ही अलग है, मज़ा ही अलग है। और पहले तो मैं उस काम को 60 की स्पीड से करता रहा, और विरोध होने के बाद में मैं 100 की स्पीड से करता हूँ उस काम को, जिसमें वो काम पूर्ण भी जल्दी हो जाता है और मज़ा भी आता है। और ऐसे अनेक बार मेरे सामने ये मौका आए कि मेरा कई चीज़ों में विरोध हुआ। जगदीश दाहिया जी, हम देखते हैं कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती है, ताजगी रहती है, एक ऊर्जा बनी रहती है। यह आत्मविश्वास और मनोबल आपको कहाँ से प्राप्त होता है? उपाध्याय जी, हम एक ऐसी जगह पर निवास करते हैं जहाँ से संत महात्माओं से लेकर आम नागरिक निकलते हैं, और इस दौरान अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, और वो मेरे घर आता है, तो उसकी समस्या, वो जब कोई समस्या सुनाता है और उसकी समस्या मेरे द्वारा पूर्ति की जाती है, और उस समस्या का जब निराकरण मैं करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, तो उसकी जब चेहरे पर प्रसन्नता देखता हूँ, तो उस प्रसन्नता देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है कि चलो मैंने किसी की भलाई की और मेरे द्वारा वह खुश हो गया। इसके द्वारा मुझे एक नई ताजगी, नई ऊर्जा मिलती है। दूसरा, मेरा परिवार, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ तो भरपूर स्नेह प्यार मिलता है परिवार से। और इस चुनाव के दौरान भी मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा, ये सब तन मन धन से बिल्कुल दिन रात एक कर रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर। तो ये एक ताजगी, एक नई ऊर्जा के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है कि जो परिवार साथ दे, और परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश दाहिया जी, जो आज हमारे आप दर्शकों से रूबरू हुए, अपने विचार सामने रखे। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज के माध्यम से आपका क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं भेड़ाघाट टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके द्वारा दर्शकों तक मेरी अपील
पहुंचाई जा रही है, इसलिए मैं भेड़ाघाट टाक को पुनः धन्यवाद देता हूं। और वार्ड के सभी मतदाताओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने पूर्व में मुझे प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई है, मैं आपसे पुनः यही आशा, यही प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर पंजे की 1 नंबर की बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएं, जिससे मैं आपकी सेवा में खरा उतर सकूं। यह मेरा वचन है। आपके जो भी कार्य हैं निष्ठापूर्वक लगन से करूंगा।